बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। तो कुछ ही देर में यानी कि आज कुछ ही देर में देश को नए राष्ट्रपति मिल जाएंगे। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें, राष्ट्रपति चुनाव की जो वोटिंग है, जो वोटों की गिनती है वो जारी है। संसद भवन में चल रही है वोटों की गिनती। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, शाम करीब 4 बजे तक नतीजों का ऐलान हो जाएगा। शाम करीब 4 बजे तक नतीजे आ जाएंगे। द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा के बीच मुकाबला है। द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बताया जा रहा है। दोपहर 2:30 बजे द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव में अभी से जश्न की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। देखिए, राष्ट्रपति चुनाव के लिए 18 जुलाई को वोटिंग हुई थी और आज वोटों की गिनती हो रही है। 24 जुलाई तक राष्ट्रपति कोविंद का कार्यकाल है और 25 जुलाई को जो नए राष्ट्रपति हैं वो शपथ ग्रहण करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राष्ट्रपति चुनाव के जो वोटों की गिनती है वो जारी है। संसद भवन में वोटों की गिनती चल रही है। शाम करीब 4 बजे तक नतीजों का ऐलान हो जाएगा। तो द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा के बीच का मुकाबला है। द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, बताया जा रहा है। और देखिए, इसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय उनका करवा दूं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी, आपका रुख करना चाहूंगी। एनडीए हालांकि आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर और उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुर्मू जी के तो पैतृक गांव में जश्न की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। केवल मुर्मू जी के गांव में जश्न की तैयारी नहीं शुरू हुई है सृष्टि जी। भारत के लगभग हर गांव शहर में श्रीमती मुर्मू के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद औपचारिक घोषणा के इंतजार में लोग लड्डू बांटने की तैयारी में, मिष्ठान बांटने की तैयारी में हैं। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी जो है हमारी मिलकर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति भवन पहुंचने की औपचारिक घोषणा के तुरंत बाद उल्लास से, उत्साह से जो है मिठाइयां बांटेंगे और एक दूसरे को शुभकामनाएं देंगे। स्वतंत्र भारत के इतिहास का आज बहुत महत्वपूर्ण दिन होने वाला है, इस मायने में कि एक पहली राष्ट्रपति ऐसी पहुंचेंगी राष्ट्रपति भवन में जो स्वाधीन भारत में जन्मी हैं। बिल्कुल। और उससे भी बड़ी महत्वपूर्ण बात जो श्रीमती मुर्मू के निर्वाचन के साथ घटित होगी वो ये कि आदिवासी, वनवासी, जनजातीय समाज से संबंध रखने वाली एक सेल्फ मेड संघर्षपूर्ण जीवन को जी करके, साधारण सरकारी कर्मचारी से जीवन शुरू करके, फिर एक नगर पालिका की या नगर पंचायत की पार्षद बन के वहां से आगे पहुंचने वाली, आगे यानी शिखर तक, राष्ट्रपति भवन तक पहुंचने वाली हैं श्रीमती मुर्मू। ये भारतीय प्रजातंत्र की जीत का जश्न होगा। भारतीय प्रजातंत्र की प्रजातांत्रिक मूल्यों में गहरी आस्था का जीवंत प्रमाण आज भारतवर्ष देने वाला है। उनके निर्वाचन के साथ हमको ही क्या, हमारे विरोधियों को भी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की विजय में, उनकी जीत में कहीं कोई संदेह नहीं है। ये जो चुनाव है, हमें ये लगता है कि एक तरह की औपचारिकता थी जिसे हमारे प्रतिपक्षी अगर चाहते तो इस औपचारिकता को इस रूप में करने के बजाय वो सदाशयता दिखाते हुए श्रीमती मुर्मू के साथ आकर खड़े हो सकते थे। परंतु उनका भी अधिकार है, उन्होंने चुनाव लड़ा, उन्होंने प्रत्याशी उतारा, उन्होंने चुनाव प्रचार के बहाने अपनी बात कही, ये उनका हक था, उन्होंने किया। परंतु जीतना श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का उसी दिन तय हो गया था जिस दिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने उन्हें अपना प्रत्याशी मनोनीत करने की सार्वजनिक घोषणा की थी।
ठीक है वे सर। बहुत गरिमापूर्ण जीवन जीने वाली साधारण पृष्ठभूमि से उठी हुई महिला हैं और राष्ट्रपति के रूप में हमें उम्मीद है कि वे बहुत ऊंचे मानदंड कामकाज के मामले में स्थापित करेंगी। हाँ, कामकाज की आपने बात की और ऊंचे मानदंड में स्थापित करेंगी आपने कहा, उस पर मैं और थोड़ा डिटेल में आपसे चर्चा करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक अमित नेहरा जी भी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका और आपसे सवाल करूंगी, लेकिन उससे पहले बजरंग दास जी का रुख कर लूं। बजरंग दास जी, ओपनिंग कॉमेंट क्या देंगे सर आपका, अब क्योंकि समय काफी कम बचा है नतीजे आने के लिए। ऐसे है, देखो, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जीतने वाले राष्ट्रपति प्रत्याशी को और हारने वाले प्रत्याशी दोनों को बधाई देता हूँ। यहाँ तक कि जीत हार लगी रहती है। जब दो व्यक्ति अखाड़े में उतरते हैं, एक जीतता है एक हारता है, और आदमी ये सोचे मैंने तो हारना ही है, मैं लड़ूंगा ही नहीं, तो इसका मतलब ये है कि अखाड़ा खाली रह जाता है। जबकि राष्ट्रपति का चुनाव, मैंने पहले ही बताया, राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होना चाहिए, सर्वसम्मति से राष्ट्रपति चुनना चाहिए था। ये जुम्मेवारी बनती है सरकार की, भाजपा की बनती है। जबकि आंकड़े का खेल आप देखोगे, आंकड़े के हिसाब से इसमें कोई दो राय नहीं, द्रौपदी जी जीत हासिल करेगी, इसको मैं एग्री कर रहा हूँ। इसमें कोई तो पहले दिन से लगता था, आंकड़े का जो खेल है उनके पक्ष में है। मगर जहाँ चुनाव क्यों थोपा गया, ये एक सोचने का विषय है। और अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती नहीं, माफ गर्ग साहब, क्योंकि आप इससे पहले भी मेरे साथ चर्चा में जुड़े थे, तब भी आपने यही सर्वसम्मति वाली बात की थी और आप जानते भी हैं, आप ये बार बार खुद भी कह रहे हैं कि एनडीए को पता था कि जीत उनकी होगी क्योंकि आंकड़े कुछ इस तरह के हैं। तो आपको क्या लगता है ये तमाम बातें होने के बावजूद भी सर्वसम्मति से चुनाव जिताने का प्रयास क्यों नहीं किया गया दोनों पार्टियों की तरफ से, खास तौर पर विपक्ष और सत्ता पक्ष की तरफ से? मैडम जी, मैं यही बताना चाहता हूँ। पहला तो आप देखिए, जसवंत सिन्हा ने किसके सामने चुनाव लड़ने की हिम्मत करी। ये किसी पार्टी का कैंडिडेट नहीं, ये आजाद कैंडिडेट खड़ा हुआ था और विपक्षी दलों ने, काफी विपक्षी पार्टियां जिसमें कांग्रेस पार्टी भी, हम भी शामिल है, हमने भी उनको समर्थन किया था, इसमें कोई दो राय। आज भी कह रहे हैं, हमने हमारी वोट जसवंत सिन्हा को दी है। सबसे मोटी बात यह है, अगर जो द्रौपदी जी को खड़ा करना था, जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने ये कहा भी हमें समर्थन दीजिए, जब विपक्षी नेताओं ने कहा कि हम देने के लिए तैयार है, सोनिया गांधी जी से टेलीफोन पे बात हुई, सोनिया गांधी ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना कैंडिडेट बता दें, कैंडिडेट अगर ठीक होगा हम उसका समर्थन करेंगे, हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, समर्थन तो करना हुआ। अगर वहां द्रौपदी का नाम आता, द्रौपदी जी का समर्थन मैं दावे के साथ कहता हूँ कांग्रेस पार्टी करती। मगर इन्होंने क्या करा, भाजपा ने क्या करा, खेल खेलते हैं ये लोग, ये चाहते हैं कि हम ही रहे, पूरे देश के अंदर कोई ना रहे। ये वो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय हित की बात तो करती है, भाजपा मुख्यालय के ऊपर राष्ट्रीय झंडा तो छोटा है। नहीं, गर्ग साहब, खेल खेलने की वजह क्या रही? क्योंकि पार्टी को तो कुछ होना चाहिए था। अगर उनकी तरफ से कोई कैंडिडेट उतारा गया है, कोई उम्मीदवार उतारा गया है, तमाम विपक्षी दल भी अगर उसको खुल के समर्थन कर रहे हैं, तो इससे खुशी की बात क्या हो सकती है सर? ये स्पष्टीकरण मैं ये कहना चाहता हूँ, ये खेल क्यों खेला गया। उन्हें पता था हमारे पास आंकड़े का खेल पूरा है, हम जीतेंगे, इसमें कोई दो राय। उन्होंने ये सोचा ये विपक्ष वाले जो है डर जाएंगे, अपने आप कहेंगे कि रामलाल श्यामलाल किसी को बनाओ, हम तो सरेंडर हो गए। ये चुनाव जो राष्ट्रपति का थोपा गया है, ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश के कारण, सर, एक तरफ आप कह रहे हैं, एक तरफ आप इसे सर्वसम्मति, सर्वसहमति बता रहे हैं, दूसरी तरफ आप इसे सिलेंडर होना बता रहे हैं। ये तो दो बातें हो गई ना। सर्वसम्मति तो हम चाहते थे, ये कहते थे कि आप समर्थन कर दो। समर्थन किसका करें? समर्थन इस बात का होना चाहिए, समर्थन इस बात का होता है, वो कैंडिडेट रखते, भाई देवेंद्र में छोटा भाई है, वो कहते भी वीरेंद्र भाई राष्ट्रपति का कैंडिडेट है,
आप इसका समर्थन करें। जब कांग्रेस पार्टी समर्थन ना करे तो हमने चुनाव सौंपा। जब ये कैंडिडेट का नाम ही नहीं रख रहे, जब जसवंत सिन्हा जी ने फार्म भर दिया, कल इन्होंने नाम उजागर किया है हमारा तो द्रौपदी जी कैंडिडेट होगी। इससे पहले जब ममता बनर्जी ने सारे जो विपक्षी नेताओं की दिल्ली में मीटिंग बुलाई, उन्होंने वहां स्पष्ट ऐलान किया। और यहाँ देखो शरद पवार जी ने भी कहा कि 5 दिन में अगर भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट का नाम देती है तो हम सर्वसम्मति करने के लिए तैयार हैं, नहीं तो विपक्षी पार्टी इकट्ठा होकर अपना कैंडिडेट उतारेगी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीटिंग के बाद ये विपक्षी नेताओं ने, जिसके अंदर ममता बनर्जी थी, शरद पवार जी थे और कांग्रेस के सीनियर नेता भी थे, सभी ने इस बात का यहाँ टीवी के ऊपर आपके चैनल पे भी दिखाया गया है, आप चेक कर लो। उन्होंने ऐलान किया था, सब नेशनल पेपर में भी आए। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अपनी बात करी हुई, नहीं आप समर्थन कर दो, बस जिसको खड़ा करे समर्थन करो, ऐसे होता है। नहीं, आप अभी आप कह रहे थे आजाद कैंडिडेट उतरा तो फिर हमने समर्थन किया। अब आप कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों ने चर्चा की, उसके बाद इस नाम का ऐलान हुआ। चौहान साहब बस आपके पास ही आ रही हूँ। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, जहाँ विपक्षी दलों ने समर्थन करने की बात आई, कोई नाम तो आजाद खड़ा होगा। ये जसवंत जी जो थे भारतीय जनता पार्टी के बहुत सीनियर नेता थे और पिछली सरकार में वित्त मंत्री भी रहे हैं। और उसके बाद ये ममता बनर्जी की पार्टी में आ गए। ममता बनर्जी की पार्टी ने इस्तीफा देके उन्होंने आजाद फार्म भरा। आजाद फार्म भरने पर कांग्रेस पार्टी ने समर्थन किया और दलों ने समर्थन किया, मगर जब जीत के ऊपर भारतीय जनता पार्टी आ जाए वो कहे पंचायत तो सर माथों को बतलाना उससे पड़ेगा, जो हम कहें तुम उसको तुम्हें मानना पड़ेगा, हम जो थोप रहे हैं वो मानना पड़ेगा। नाम भी हम नहीं बताते, हम जो खड़ा करेंगे वही कैंडिडेट है कि कोई हो। ठीक है सर, मैं समझ गई आपकी बात। तुम्हें पूछने का राइट, मैंने सिटी विपक्षी दलों को पूछने का राइट नहीं है। ठीक है, नाम बताने की जरूरत नहीं समझी, बस ऐसे ही समर्थन मांग लिया। नेहरा जी का रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा कॉमेंट ले लूं चौहान साहब से, जवाब देना चाह रहे हैं कांग्रेस की बातों का। वीरेंद्र साहब, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि गर्ग साहब उतने ही कंफ्यूज्ड हैं जितनी की कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज्ड है। ऊपर शिखर पर सोनिया जी के, राहुल जी के, प्रियंका जी के, एक तरफ सुनिए गर्ग साहब आप ही बोल रहे थे ना, कंफ्यूज का वर्ड वापिस लो। कंफ्यूज कौन कंफ्यूज है? कंफ्यूज नहीं, गलत बात छोटी जी, आया पर्सनल अटैक नहीं कर सकते हम। क्या कंफ्यूज है? ये सही है, ये गलत बात है। खोसड़ी जी आपके चैनल के ऊपर हमें कंफ्यूज कहते हैं, अपने आप को सही कहते हैं, कमाल करते हो। ये कैसे कंफ्यूज करेंगे हमें? हम कंफ्यूज हैं, हम कमाल करते हो, कहिए हम कंफ्यूज हो गए, ये सही हो गए। इसका मतलब यही रहेंगे देश के अंदर, और कोई तो रहेगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी रहेगी जो करियर भारतीय जनता पार्टी खाता ना भाई, भारतीय जनता पार्टी जो लिख दे वो सही, नहीं चलने देंगे। अरे ठीक है गर्ग साहब, नहीं अरे सर कंफ्यूज, ठीक है सर, ठीक है ठीक है सर, अरे कंफ्यूज का है सर, कोई बात नहीं, ठीक है सर, ठीक है सर, आप नहीं है, ठीक है आप नहीं है कंफ्यूज। चौहान साहब, अगर गर्ग साहब कंफ्यूज, फ्रस्ट्रेटेड, निराश, हताश नहीं होते, ये फिर बोल रहे हैं, देखिए मैं चुप रहा इतनी देर। नहीं बोल रहे। गर्ग साहब अगर कंफ्यूज्ड, हताश, निराश नहीं होते तो ये ऐसी बात नहीं करते जिसका कोई अर्थ न बनता हो। एक ही सांस में इन्होंने कहा कि सोनिया गांधी गर्ग साहब नहीं सर, ऐसे चर्चा नहीं चल पाएगी सर। रुकिए सर, रुकिए बजरंग दास जी, अरे सर ऐसे फिर आप चर्चा को कंटिन्यू नहीं करने देना चाहते। नहीं गर्ग साहब सर, आप दोनों अलग अलग पार्टी से बिलोंग करते हैं, अलग अलग आपकी विचारधाराएं हैं। अगर वो अपनी बात रख रहे हैं सर, उनको पूरा मौका दिया जाएगा। नहीं गर्ग साहब रुक जाइए सर, फिर देखिए मुझे मजबूरन आपकी ऑडियो डाउन करवानी पड़ेगी। गर्ग साहब
ये पागलपन बंद करवाइए कृपा करके। गर्ग साहब अगर आप सर नहीं चौहान साहब आप प्लीज पर्सनल कमेंट मत कीजिए सर, आप ये सब पागलपन और इस तरह के शब्दों का उपयोग चौहान साहब आप ना करिए। गर्ग साहब मेरे को आपकी ऑडियो डाउन करवानी पड़ेगी सर, मेरे को आपकी ऑडियो डाउन करवानी पड़ेगी। अगर आपकी गर्ग साहब ऑडियो डाउन करवानी पड़ेगी। गर्ग साहब की ऑडियो डाउन कर दीजिए और मुझे बिठा रखा है आपने, चौहान साहब आपकी भी गलती है। चौहान साहब सर आप बोल सकते हैं। अब आप अपनी बात रखिए, उसके बाद मुझे अमित नेहरा जी का भी रुख करना है। अगर कांग्रेस पार्टी और उसके नेता 10 जनपद से लेकर और हरियाणा तक, गर्ग साहब तक कंफ्यूज और फ्रस्ट्रेटेड नहीं होते तो कांग्रेस के प्रवक्ता आपकी इस चर्चा में ये नहीं कहते कि सोनिया गांधी ने कहा था कि हम एनडीए के प्रत्याशी का समर्थन करने के लिए तैयार हैं, नाम दे दीजिए। एनडीए के प्रत्याशी ये फिर बोल रहे हैं, देखिए ये फिर बोल रहे हैं, ये बदतमीज है कि नहीं ये बताइए, ये बदतमीजी है कि नहीं सृष्टि जी बताइए। नहीं सर आप प्लीज पर्सनल कमेंट मत कीजिए, हमने उनकी ऑडियो डाउन कर दी है सर। आप अपनी बात आप मुझे उपदेश देंगी सृष्टि जी? अब सर आप प्लीज आप बात रखिए, मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए, मुझे डिस्टर्ब ना करें वो। सर उनकी ऑडियो डाउन है, आप अपनी बात रखिए। चौहान साहब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ये कहते हैं कि उनकी नेत्री ने कहा था हम एनडीए के प्रत्याशी का समर्थन कर देंगे, नाम दे दीजिए। नाम आया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का। अब कांग्रेस के कंफ्यूज्ड, फ्रस्ट्रेटेड, हारे नकारी हुई पार्टी के प्रवक्ता ये कहते हैं कि यूं ही किसी रामलाल श्यामलाल का नाम कैसे दे दोगे? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू कोई ऐरा गहरा नाम नहीं थी, कोई ऐसा नाम नहीं है या नहीं थी जिनको कोई जानता नहीं था, जिनकी कोई पृष्ठभूमि नहीं थी, जिनका कोई स्तर नहीं था। साधारण परिवार में, गरीब दरिद्र परिवार में, वंचित परिवार में पैदा होकर अपनी कर्मशीलता के दम पर, अपनी ईमानदारी के दम पर, अपनी निष्ठा के दम पर सारे संघर्षों, चुनौतियों में से गुजरते हुए वे विधायक रही, मंत्री रही, राज्यपाल रही, तो उनको ये कह रहे हैं कि रामलाल श्यामलाल नाम दे दिया। भारत की राष्ट्रपति चुने जाने वाली श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के प्रति आज भी इनके और इनके नेताओं के मन में यह सम्मान है। जिस व्यक्ति को इन्होंने अपना प्रत्याशी बनाया, यशवंत सिन्हा, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। निसंदेह वो हमारी पार्टी में किसी जमाने में रहे, मंत्री भी रहे, लेकिन यशवंत सिन्हा पिछले लंबे अरसे से कितनी निचले स्तर की बयानबाजी ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर कर रहे हैं, वो बिल्कुल असामाजिक है। सोशल मीडिया का अर्थ होता है सामाजिक माध्यम, वो अनसोशल, एंटी सोशल बयानबाजी करते रहे हैं। जो व्यक्ति प्रधानमंत्री, सरकार की नीतियों के बारे में एक सीमा से नीचे गिरकर बात कर रहा हो, उसको आप अपनी राष्ट्रपति पद की पसंद बनाते हो गर्ग साहब, और ये उम्मीद करते हो कि आपकी बात सुनी जाएगी। एक रट लगा इन्होंने बार बार, सृष्टि जी आपने सुना उनको, और बार बार उन्होंने कहा कि ये चाहते हैं कि भारत में केवल भारतीय जनता पार्टी रहे। राजनीतिक रूप से निश्चित तौर पर हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सर्वोच्च दल है, सबसे बड़ा दल है, हमारा परचम आने वाले 20, 30, 50 साल तक यूं ही निरंतर लहराता रहे। लेकिन हमने संसार की सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद, आपको बारंबार सैकड़ों चुनावों में हराने के बावजूद, गर्ग साहब भारत से निकाला नहीं दिया आपको। एक मिनट केवल बस एक बात पूरी हो जाए फिर कहने दीजिएगा। इन्होंने जो कहा कि ये चाहते हैं कि केवल भारत में भाजपा रहे, हमने क्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी, भूपेंद्र हुड्डा, गर्ग साहब और जिन लोगों ने टुकड़े टुकड़े का नारा भी लगाया, हमने तो उनको भी भारत से नहीं निकाला। ये कैसे कह सकते हैं कि हम ये चाहते हैं कि केवल हम भारत में रहे? भारत के संविधान को मानने वाला हर हिंदुस्तानी और तो और विदेशों से आने वाले लोगों को भी रहने का अधिकार है। गर्ग साहब क्यों परेशान हो रहे हैं? एनर्जी वेस्ट मत कीजिए सर, आपके पास आऊंगी सर, तब अपनी बात रखिएगा। चौहान साहब मैं उपदेश देने की कोशिश नहीं कर रही, ना ही मुझे देना, बस चर्चा स्मूथली चल पाए ये मेरी कोशिश है। अब मैं बहुत देर से अमित नेहरा जी वेट कर रहे हैं, उनका रुख करूंगी,
फिर बाकी आप दोनों का दोबारा से रुख करूंगी। इनको रोकना चाहिए ना। सर, मैं प्रयास कर सकती हूँ। इनको एक बार गर्ग साहब को ये कह दीजिए कि अपनी बारी में बोला करें। बिल्कुल बिल्कुल, उनको पता है मेरी बारी में ये बोले तो वो तो मेरे साथ तो अन्याय है ना। नहीं सर, मेरी भी कोशिश है कि मैं उन्हें रोकूं। मैं आपकी बारी में भी उनको नहीं बोलने दूंगी, क्योंकि मेरी कोशिश है कि आपकी बात जो है वो जनता तक क्लियर पहुंचे। अमित नेहरा जी, ये जो दो नाम है, आंकड़ों की बात नहीं करेंगे अभी हम, क्योंकि आंकड़े साफ तौर पर बता रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू का एनडीए का कहीं ना कहीं पलड़ा भारी है। मैं आपसे इन दोनों नामों पर जानना चाहूंगी कि ये जो नाम उतारे गए हैं, जिस तरह से बीजेपी अपने कैंडिडेट को लेकर कह रही है, कांग्रेस अपने कैंडिडेट को लेकर कह रही है, दोनों को आपने सुना, उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? कितनी स्ट्रांग या कितना कड़ा ये मुकाबला रहा था राष्ट्रपति के चुनाव का? नहीं, देखिए सृष्टि, अगर आंकड़ों की बात की जाए तो निश्चित तौर पे एनडीए का पलड़ा भारी है ना। थोड़े 50,000 वोट की कसर थी, वो बीजू जनता दल ने समर्थन देके क्लियर कर दिया था। वो तो शुरुआत में ही ये तय हो गया था कि जीत का पलड़ा एनडीए की तरफ जाएगा। लेकिन ये लगता है कि ये जो एक चुनाव को छोड़ के बाकी जो राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं, उसी ढर्रे पे चुनाव चलने वाला है, उसी के मुताबिक परिणाम आएंगे। क्योंकि जो सत्ताधारी पार्टी होती है केंद्र में, अमूमन उसी का जो राष्ट्रपति उम्मीदवार होता है वो ही जीतता आया है इतिहास में। हाँ, लेकिन इतिहास एक बार जरूर बदला था स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने। मैं बात कर रहा हूँ 1969 की, 1969 की, जब हमारे तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन, उनका असामयिक निधन हो गया था 1969 में। तो बीच में चुनाव की नौबत आ गई थी, राष्ट्रपति चुनाव की। तो उस समय खास बात ये रही थी उस चुनाव की कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी केंद्र में। तो कांग्रेस पार्टी ने अपना जो अधिकृत उम्मीदवार उतारा था मैदान में, वो नीलम संजीवा रेड्डी थे। लेकिन जो प्रधानमंत्री थी तत्कालीन इंदिरा गांधी, तो उन्होंने उससे असहमत हो गए, अपना खुद का उम्मीदवार उतार दिया था वीवी गिरी को। और देखिए, कमाल की बात यह है कि मुकाबला कांग्रेस वर्सेस इंदिरा गांधी में रहा था, और जीत फिर उसमें अंतोतगत्वा इंदिरा गांधी की रही। वीवी गिरी राष्ट्रपति चुने गए। तो एक बड़ा रोचक चुनाव रहा था वो भारत के इतिहास में राष्ट्रपति पद के। तो उस तरह की तो कोई घटना हुई नहीं। हाँ, ठीक है, कांग्रेस इस समय संख्या बल में कम है, तो नौबत यहाँ तक आ गई कि कांग्रेस पार्टी अपना अधिकृत उम्मीदवार तक नहीं खड़ा कर पाई। और जब बीजेपी केंद्र में है, तो उन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा किया, वो जिताने में सफल हो जाएंगे। नेहरा साहब, कंपैरिजन तो ये है कि यशवंत सिन्हा है, वो अधिकारी रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, काफी व्यापक अनुभव है उनको प्रशासनिक कार्यों का, और केंद्र में मंत्री रहे हैं, वित्त मंत्री रहे हैं। तो एक्सपोजर तो देखिए यशवंत सिन्हा का निश्चित तौर पे कहीं ज्यादा है द्रौपदी मुर्मू से। बेशक वो राज्यपाल रही हो या विधायक रही हो या राज्य में मंत्री रही हो, लेकिन उनका एक्सपोजर इतना नहीं दिखाई दिया। कभी कोई एक असाधारण कार्य उन्होंने कोई किया हो जो लीग से हटके किया हो, तो वो तो कहीं नजर में नहीं आया। कोई इतना बड़ा उन्होंने बदलाव किया हो, किसी भी वर्ग के लिए किया हो, तो वो तो अभी तक हमारे सामने आया नहीं है। ठीक है ना, आगे क्या करेंगी वो भविष्य के गर्भ में है। ठीक है, मेरे सहयोगी केशव भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। केशव, क्या अपडेट के साथ आए हैं आप? अपडेट सबसे पहले तो यही है कि मतगणना शुरू हो चुकी है। संसद भवन के कमरा नंबर 63 को ही स्ट्रांग रूम बनाया गया है। ये वही रूम है जहां पर वोट्स जो हैं डाले जा रहे थे। और काउंटिंग की अगर बात की जाए तो सबसे पहले सांसदों के वोट जो है वो काउंट किए जा रहे हैं। बैलेट काउंट्स हैं, थोड़ा सा ईवीएम की तुलना में समय ज्यादा लगता है, लेकिन शाम तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अभी की हालिया अपडेट्स ये है कि सांसद जितने भी हैं, एमपीज जितने भी हैं, सबसे पहले उनके वोट को काउंट किया जा रहा है। और सभी देश भर की विधानसभाओं से भी मतपेटियां जो हैं वो राष्ट्रपति भवन पहुंची गई थी, संसद भवन माफ कीजिएगा पहुंची गई थी, उनकी भी काउंटिंग शुरू होगी। लेकिन सबसे पहले वोट काउंट्स एमपीज के चल रहे हैं। ठीक है,
ठीक है केशव, बजरंग दास जी का मैं रुख करना चाहूंगी। गर्ग साहब, आपने तो पहले ही हार मान ली है, हालांकि आंकड़े आपको पता है क्या है, लेकिन आप तो अपने उम्मीदवार को डिफेंड भी नहीं कर पा रहे सर। कम से कम बीजेपी मुर्मू जी की खासियत तो बता रही है, मुर्मू जी को क्यों उन्होंने उतारा, बार बार इस पर बात तो कर रही हैं। आप तो कह रहे हैं हमें कोई उतारना था, हमने उतार दिया। जी हमने नहीं उतारा, इसमें फर्क है। हमारा कोई कैंडिडेट का नहीं है। कांग्रेस, सुनो, कांग्रेस के पास ना संख्या बल है। सर तो आप फिर एनडीए को ही समर्थन कर देते। अगर आपको पर्सनली या फिर पार्टी के तौर पर ही अगर आपको यशवंत सिन्हा उतने स्ट्रांग दावेदार नहीं लग रहे थे, उतने पसंद नहीं आ रहे थे, तो आप एनडीए को ही समर्थन कर देते, द्रौपदी मुर्मू को ही समर्थन कर देते। यही तो मैं मैडम यही तो बताना चाहता हूँ, किसी उम्मीदवार का समर्थन कर देगा सर। नाम पता चलने के बाद कर देते सर, नाम पता चलने के बाद कर देते। झूठ का पुलिंदा जो होता है। गर्ग साहब समय तो था आपके पास, गर्ग साहब समय तो था आपके पास, नाम पता चलने के बाद कर देते। किसी का समर्थन करने के बाद कोई कैंडिडेट खड़ा करे, ऐसा नहीं होता कि एक किसी को समर्थन हमने दे दिया फिर भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट लाए, आज हमारा कैंडिडेट तो ईव आ गया। पहले बता दिया था जब उन्होंने कहा कि विपक्षी दल हमारा समर्थन करे, सभी ने हाँ भरी। आपने देखा होगा सभी विपक्षी दलों ने अपना अपना बयान भी दिया कि राष्ट्रपति का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने सौंपा है। जबकि उन्होंने समर्थन मांगा, सभी राजनीतिक दलों ने समर्थन देने का आश्वासन दिया, मगर उन्हें एक बात कही भी आप अपना कैंडिडेट तो लाए, कौन कैंडिडेट है जिसका हम समर्थन करें? नहीं। ठीक है सर, इस बात को आपने पिछली चर्चा में भी उठाया था, बार बार आप इस बात पर जोर दे रहे हैं। मैं चौहान साहब आपसे जानना चाहूंगी। मैं नहीं, आप ममता बनर्जी ध्यान देख लो, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री ध्यान देख लो, शरद पवार ध्यान देख लो, बिहार से बिल्कुल उनकी तरफ से भी जवाब दिया गया था, उनकी तरफ से भी बात कही गई थी कि अगर नाम बता देते तो फैसला कुछ और होता। एक यही भारतीय जनता पार्टी सच्ची है, देश में भारतीय जनता पार्टी रहेगी। आप देखिए देश का नुकसान करना और देश के अंदर चुनाव थोपना, ये सिर्फ एक साजिश का हिस्सा था भारतीय जनता पार्टी का। तुम्हें पता है आगरा खेल पूरा है, जीतना तो ठीक है सर, इसमें कोई दो राय नहीं थी। ठीक है गर्ग साहब, तो सिर्फ ये खेल के दिखाना है हम कितने प्रभावशाली है। हम अपनी बात झूठ को सच मुड़वा सकते हैं। हम नाम भी नहीं बताएंगे, हमारा कैंडिडेट कौन उतार रहे हैं, आप समर्थन कर दो, आंख मूंद को उत्तर कर दो, ये बात है। इस बात के जो आप ये बताइए, ये बात सत्य गलत है, किसके समर्थन मांग रहे? राष्ट्रपति कैंडिडेट का। राष्ट्रपति कैंडिडेट वो होता है पूरे देश का राष्ट्रपिता होता है, वो किसी बनने के बाद किसी पार्टी का नहीं होता, पूरा देश का होता है। उसका जो समर्थन विपक्षी नेता करेंगे, विपक्षी पार्टी करेंगे, नाम तो पूछेंगे ना। ठीक है गर्ग साहब, ठीक है सर, मैं अब आपकी इसी बात पर जवाब ले लूं। चौहान साहब, जब कांग्रेस तैयार थी सर्वसहमति से चुनने के लिए राष्ट्रपति को, आपकी तरफ से नाम क्यों नहीं बताया गया? बार बार उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है हमने नाम पूछा, लेकिन एनडीए की तरफ से कौन उतर रहा है उम्मीदवार, नाम नहीं बताया गया। देखिए, एनडीए की तरफ से कौन उतर रहा है या कौन उतरा, क्या ये बात सीक्रेट रखी गई थी चुनाव तक, मतदान तक? हर बात का एक समय होता है। उचित समय पर एनडीए ने जिसके पास पर्याप्त वोट थे, जिसके पक्ष में अंक थे, आंकड़े थे, उसने अपना एक प्रत्याशी, मजबूत प्रत्याशी घोषित किया। वो सार्वजनिक रूप से मैदान में आई, उन्होंने सबसे वोट मांगा। अगर गर्ग साहब का, उनके दल का या उनके ठगबंधन का कोई स्पष्ट विचार रहता इस बारे में, कोई शुद्ध मन रहता, तो वे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में आ जाते। नहीं, वो कह रहे हैं ना कि यशवंत सिन्हा का नाम ये कहते हैं कि इनका प्रत्याशी नहीं, अगर आपने बताया होता तो हम करते समर्थन। मैं स्पष्ट कर दूं, इन्होंने खुद कहा कि यशवंत सिन्हा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, कांग्रेस को उनका समर्थन करना पड़ा। तो ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का समर्थन करने तो जा सकते हैं, लेकिन एक जीत जिनकी सुनिश्चित है, जिसके बारे में इनको मालूम है,
उनका समर्थन न करने का निर्णय ले सकते हैं। इसका अर्थ क्या है कि मन इनका अपवित्र था, मन इनका अपावन था। ये इस बात का जोड़ जुगाड़ जुगत करने में जुटे हुए थे कि इनका महागठबंधन किसी तरह एनडीए में सेंध लगा ले और कहीं ना कहीं ये सरकार की किरकिरी कर दें। हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास जब बहुमत है, सर आपको लगता है हमारे पास पॉसिबल आंकड़े हैं, अंक हैं, पॉसिबल था तो क्या करना? हम तो सुनिए तो सही मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। जब हमारे पास अंक हैं, आंकड़े हैं, संख्या है, तो हम अपने घर में, अपने गठबंधन में विचार करके ही कैंडिडेट देंगे ना। उस कैंडिडेट का नाम कांग्रेस पार्टी या ममता बनर्जी तो तय नहीं कर सकती। हां, हम एक प्रत्याशी दिया हमने या दी, उस पर आपके पास राय देने का ऑप्शन था। आप ये कह सकते थे हमें ये पसंद नहीं, किसी और नाम पर आप आए। आपने कभी किसी स्टेज पर कहा नहीं। आपने तो ये कहा हम तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में उतरे यशवंत सिन्हा, जिनका पिछले कुछ वर्षों का ट्रैक रिकॉर्ड नकारात्मकता का है, विध्वंसक सियासत का है, भद्दे सोशल मीडिया के कमेंट्स का है, अमर्यादित बयानबाजी का है, उनको प्रत्याशी बनाएंगे। तो साहब गलत आपने किया और दोष आप हमको दे रहे हैं। अब जबकि प्रत्याशी चुने गए, थोड़ी देर बाद परिणाम आ जाएगा, हमें अनावश्यक रूप से मैं नहीं समझता कि इस विषय पर और अधिक समय गंवाने की जरूरत है। अब आवश्यकता इस बात की है कि प्रतिपक्ष इस चुनाव में अपनी हार को गरिमापूर्ण तरीके से स्वीकार करे। राष्ट्रपति के रूप में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू कुछ देर में निर्वाचित घोषित हो जाएंगी। उनकी जीत को गरिमापूर्ण ढंग से स्वीकार करें और ये जो हल्के शब्दों का प्रयोग करते हैं कि रामलाल, श्यामलाल, कोई भी, इस तरह के शब्दों के लिए गर्ग साहब भी माफी मांग लें। इनके गठबंधन के कई सहयोगियों ने बहुत भद्दी बातें की श्रीमती मुर्मू के बारे में, उनके लिए क्षमा याचना कर लें और वो भी इनको करने में शर्म आती है। तो हालांकि चौहान साहब, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है बार बार कि जो भी चुना जाएगा देश का राष्ट्रपति होगा, हमारा राष्ट्रपति होगा, हम स्वीकार करते हैं। कांग्रेस की तरफ से हालांकि बार बार ये कहा जा रहा है। और निश्चित मैं केशव यही कहना चाहिए, यही कहना बनता है। ये ऐसा कह के कांग्रेस किसी पर एहसान थोड़ा ही कर रही है। ये नियम है, ये संविधान की मर्यादा है और समझ रही है कांग्रेस इस बात को। अगर ये भद्दी बातें करेंगे तो लोग इनके बारे में उल्टा सोचेंगे। संभलना पड़ेगा, इनको समझना भी पड़ेगा। ठीक है, मैं केशव का रुख करना चाहूंगी। केशव, अब आंकड़ों की बात हमने कर ली, पलड़ा किसका भारी है उसकी भी बात हमने कर ली, लेकिन अब नजरें कहीं ना कहीं मार्जिन पर रहेंगी। वोट प्रतिशत कितना रहता है? डेफिनेटली सृष्टि ऐसा है, देखिए भारतीय लोकतंत्र की ये प्रथा परंपराएं इस तरह से रही हैं कि जो सत्ताधारी दल होता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, उसी का चुना जाता है। इसमें कोई भी कहीं भी दो राय नहीं है। कांग्रेस पार्टी की विफलता भी और महाविफलता भी दो तीन बिंदुओं में समझाने की मैं कोशिश करता हूं। जैसा कि गर्ग साहब अभी कह रहे थे कि यार हमें पता होता, यशवंत सिन्हा जी का समर्थन हमने मजबूरी में किया है। क्या कांग्रेस पार्टी अपने आप को विपक्ष के रूप में देख ही नहीं रही है? आप देखिए ना, आप बताइए इस बात को कि इस देश में सबसे बड़ा विपक्षी दल अगर है तो वो कौन है, और उस पार्टी के पास अपना कोई भी उम्मीदवार खड़ा करने के लिए चेहरा नहीं है। बात नंबर एक। बात नंबर दो, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रूप में कोई भी चेहरा जब खड़ा किया जाता है तो सभी को पता होता है कि जीतेगा कौन। सांकेतिक उम्मीदवार खड़ा किया जाता है ताकि अपनी विचारधारा को देश के दुनिया के सामने स्पष्ट रखा जा सके। द्रौपदी मुर्मू को जब राष्ट्रपति के रूप में, राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में एनडीए ने खड़ा किया तो साफ तौर पर उस बात को बताया गया कि आदिवासियों को तूल देने के लिए, आदिवासियों का सम्मान करने के लिए एक आदिवासी चेहरे को सामने लेकर आया जा रहा है। और झारखंड की जिस तरह से पॉलिटिक्स रही, वहां पर अब अलग से कोड भी लेकर आने की जो बात कही जा रही थी, आदिवासियों को काटने की जो बात कही जा रही थी, मतांतरण, धर्मांतरण एक बहुत बड़ा मुद्दा वहां पर रहा है। तो उसे मेन स्ट्रीम धर्म के साथ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जिसे भारतीय जनता पार्टी कहती है, उसको एक मजबूत चेहरे के तौर पर द्रौपदी मुर्मू के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने पेश किया। वो केवल चेहरा नहीं है, पार्टी की विचारधारा है। अब कांग्रेस पार्टी या विपक्ष सबसे पहले यह बताए कि यशवंत सिन्हा को
राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में सामने लाकर वो क्या अपनी विचारधारा स्पष्ट करना चाहते हैं। यशवंत सिन्हा अगर विचारधारा स्पष्ट करेंगे तो किसकी करेंगे विचारधारा स्पष्ट? जो 2014 के चुनाव के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पार्लियामेंट्री बोर्ड द्वारा जब प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तय किया जा रहा था और उस समय जब भारतीय जनता पार्टी भी दो धड़ों में बटी हुई दिखाई दे रही थी, चाहे लालकृष्ण आडवाणी हो उस बात को राजी नहीं थे, यशवंत सिन्हा ही वो चेहरे थे जिन्होंने कहा था कि आप नरेंद्र मोदी जो है वो सबसे सशक्त चेहरा होंगे प्रधानमंत्री के लिए। तो यशवंत सिन्हा को सामने लाकर विपक्ष अपनी विचारधारा क्या दर्शाना चाह रही है, सबसे पहले विपक्ष ये स्पष्ट करे। दूसरी बात जो इन्होंने कही कि हमने मजबूरी में समर्थन किया, मैं पहले भी कह चुका हूं, क्या कांग्रेस पार्टी के पास अपना कोई भी उम्मीदवार नहीं था? विपक्ष को एक साथ एकजुट करने के लिए उम्मीदवार लेकर आया गया यशवंत सिन्हा को, और आज की स्थिति देखिए, उनके साथ केवल 13 विपक्षी दल खड़े हैं, द्रौपदी मुर्मू के साथ 24 विपक्षी दल खड़े हैं। तो राजनीति में इस तरह की बातें नहीं होती हैं। और कांग्रेस पार्टी तो बहुत दूर की बात है, बीजेपी की कार्यप्रणाली को जब तक कांग्रेस पार्टी नहीं ट्रैक कर पाएगी, नहीं ट्रेस कर पाएगी, अभी तो कांग्रेस या विपक्षी दल दूर दूर तक कहीं सामने नजर नहीं आते हैं। द्रौपदी मुर्मू मयूरभंज अपने घर में ही थी, अपने जिले में, जब उन्हें पता चला इस बात का, रात्रि का भोजन उन्होंने किया था। उनके करीबी बताते हैं कि 8:30-9 बजे तक वो हल्का भोजन करती हैं, रात को फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाती हैं, उसके बाद वो सो जाती हैं। वो अपने बिस्तर पर जा ही रही थी सोने के लिए जब प्रधानमंत्री कार्यालय से कॉल आया और ये कहा गया कि पीएम द्रौपदी मुर्मू से बात करना चाहते हैं। उनके किसी सहयोगी के पास कॉल आया था, उन्होंने कहा कि मुझे 5 मिनट का समय लगेगा घर तक पहुंचने में। वो अपनी दुकान पर कहीं बैठे हुए थे। आप सिंप्लिसिटी और कार्यप्रणाली को देखिए, वो 5 मिनट तक जाते हैं। उनका यह कहना है कि जब वो घर में प्रवेश कर रहे थे तभी दूसरी कॉल आ गई प्रधानमंत्री कार्यालय से कि पीएम लाइन पर है, जल्दी बात कराइए। द्रौपदी मुर्मू के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो 2.5-3 मिनट की बातचीत हुई। उसके बाद द्रौपदी मुर्मू भावुक हो गई कि वहां एक सामान्य से परिवार से आने वाली एक आदिवासी महिला को देश का सर्वोच्च नागरिक के लिए चुना जा रहा है। उसके बाद मीडिया में जानकारी सामने आई, जगत प्रकाश नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने इस बात का सार्वजनिक ऐलान किया और तकरीबन आधे घंटे के अंदर पूरी प्रोसेस हो गई। पार्लियामेंट्री बोर्ड का बैठक था, का यह फैसला था। तो लंबे समय से मंथन किया जा रहा था इस बात के अंदर। अब कांग्रेस पार्टी इस बात का अंदाजा ही नहीं लगा पा रही है कि सत्ता दल जो है वो किस तरफ जा रहा है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, क्या सोच रहा है। तो फिर मुझे लगता है कि इतनी आसानी से कांग्रेस पार्टी को लगना नहीं चाहिए कि वो सत्ता में आ जाएगी। नेहरा जी का रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले गर्ग साहब एक कम शब्दों में प्लीज ये जवाब दीजिएगा, क्या कांग्रेस पार्टी पहले ही हार मान चुकी थी? चलिए आंकड़ों की बात अलग है, लेकिन कोशिश तो करती, प्रयास तो करती कोई स्ट्रांग चेहरा उतारने का। देखती जी, जब हमारे पास संख्या बल ही नहीं है, नहीं हम कैसे गर्ग साहब, ये विचारधारा को रखने का चुनाव है देश के सामने। संख्या बल सभी को पता है, राष्ट्रपति चुनाव में किसी के पास नहीं होता है। केशव जी विचारधारा रोज ही दर्श रहे हैं। हम यशवंत सिन्हा के सामने, यशवंत सिन्हा के रूप में विपक्ष ने क्या विचारधारा रखी, ये बताइए ना। केशव जी आप विचारधारा की बात करो तो ये कभी महंगाई पर, बेरोजगारी पर, खराब और कानून व्यवस्था में भारतीय जनता पार्टी नहीं सर, आप फिर महंगाई और बेरोजगारी पर आ गए। जब आपकी बात होती है आप महंगाई बेरोजगारी पर आ जाते हैं। ये बात क्या है, विचारधारा की होती है। कांग्रेस की विचारधारा बहुत बढ़िया है। देश की आजादी और देश के विकास में अहम भूमिका किसी की है, वो कांग्रेस पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी ने देश की आजादी को कोई कुर्बानी नहीं दी। इन्होंने कांग्रेस पार्टी ने जो देश को बनाया है, देश के अंदर जो बड़ी साहब बहुत अच्छी है, मैं बुराई नहीं कर रहा कांग्रेस की विचारधारा की, ठीक है, बहुत अच्छी विचारधारा है, लेकिन यशवंत सिन्हा अपनी विचारधारा को कहां प्रेजेंट कर रहे हैं ये भी तो बताइए। यशवंत सिन्हा विपक्ष की किस विचारधारा को प्रेजेंट कर रहे हैं? क्या वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बता रहे हैं? क्या वो विपक्ष की एकजुटता का परिचायक है? देखो, जहां बात आई भी कांग्रेस पार्टी समर्थन करना चाहिए, समर्थन किसका करे, समर्थन उसका ही करेंगे जो कोई कैंडिडेट दिखाएगा। ये गर्ग साहब आपके लिए विफलता है कि कांग्रेस पार्टी को समर्थन करना पड़ रहा है। सबसे बड़े विपक्षी दल के पास कैंडिडेट नहीं है, सोचिए कितना गंभीर मुद्दा है। सबसे बड़ा विपक्षी दल और कोई कैंडिडेट नहीं। कैंडिडेट क्यों उतारे सब्जी, जब हमारे पास संख्या बल नहीं है, हमें पता है राष्ट्रपति में नहीं है तो उपराष्ट्रपति में क्यों उतार रहे हैं? हम हारेंगे, उपराष्ट्रपति में क्यों उतार दिया? हमारे पास संख्या बल नहीं है तो हम इतनी मार्ग्रेटा मैडम को आपने उपराष्ट्रपति में क्यों उतार दिया? संख्या बल नहीं है तो केशव जी हमने समर्थन कर दिया। गर्ग साहब मान लिया आपकी बात, राष्ट्रपति में कैसे उतार दिया? आप ये कर सकते थे कि आप अपनी तरफ से कोई कैंडिडेट उतारते स्ट्रांग और पूरे विपक्ष को इकट्ठा करते। ये जेएमएम और ये जो उद्धव ठाकरे, ये तमाम दल जो आपके समर्थन में आ सकते थे, आज ये दूसरी जगह जा रहे हैं। आप उतारते कोई ऐसा चेहरा, मिलता आपको समर्थन? क्यों नहीं मिलता? वोट मार्जिन तो बढ़ता सर। हम जब संख्या बल पूरी तरह से
भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ सबको पता है। आपके चैनल जिस दिन फार्म भरा उस टाइम भी पता था संख्या बड़ी इनके पास है। ये तो क्या है, इनकी गलती कर लो, इनका निकम्मापन समझ लो, जिद्दी समझ लो, तानाशाही समझ लो। ये राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, अगर ये पहले ही द्रौपदी जी का नाम रख देते कि द्रौपदी जी कैंडिडेट हम बनाने जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कोई भी विपक्षी दल विरोध नहीं करता, समर्थन करता। नेहरा साहब किस तरह से देख रहे हैं खासतौर पर कांग्रेस की इन बातों को? मैडम, राष्ट्रपति जो होता है वो देश का होता है, जनता का होता है, राष्ट्रपिता कहलाता है, लेकिन ये पार्टी विशेष का नहीं होता। नेहरा साहब, यशवंत सिन्हा को ये कह रहे हैं कि आजाद कैंडिडेट था इसलिए समर्थन कर दिया। एक तरफ से कहीं ना कहीं मजबूरी दिखा रहे हैं, अपनी तरफ से इनकी पार्टी की तरफ से कोई उतारने के लिए कैंडिडेट था नहीं। बार बार हार मानकर तो बैठे हैं, बार बार ये भी कह रहे हैं कि नाम पहले बताते थे हम तो मुर्मू जी के साथ ही हो जाते। अमित मेहरा जी, ये तो देखो बचने वाली बात है। हाँ श्रेष्ठी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये तो सारी जो है ना, ये स्किन सेविंग वाली कवायद है, अपनी खाल बचाने वाली। वही अगर पहले नहीं बताया बाद में बता दिया तो अगर आपका मन होता तो आप कर देते, लेकिन बात ये नहीं है भाई। आप कम से कम इस तरह की बातें कह के अपना बचाव नहीं किया जाना चाहिए कि पहले नहीं बताया बाद में नहीं बताया। तो अगर पहले बता देते तो आप इसका मतलब सत्ता पक्ष के साथ है, तो आपका जो विपक्षी धर्म है वो भी प्रभावित होता है इस तरह की बातें कह के। जब संदेश खड़ा होने के बाद समर्थन कर दिया नेता जी, उसके बाद कैसे बैकआउट कर सकते हैं? जब एक दुश्मन सिन्हा खड़ा हो गया आजाद, उसका समर्थन कर दिया कांग्रेस ने, लेकिन बैकआउट कर सकते हैं हम क्या? राजीव पूछिए क्यों? जेएमएम ने भी तो किया सर, जेएमएम ने कहाँ किया समर्थन? उद्धव ठाकरे के दल ने नहीं किया। हमने तो कांग्रेस पार्टी की बात करी, कांग्रेस पार्टी। ठीक है सर, अच्छा ठीक है नेहरा साहब अपनी बात पूरी कर लें। श्रेष्ठ देखो, इनके पास इतना टाइम रहता है, उसमें अपनी अगर ये बात पूरी नहीं कर पाते तो इनकी समस्या है, ठीक है ना भाई। कम से कम ये आप अपनी बारी में बोल लें। हाँ, तो मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर ठीक है पहले अगर ये बीजेपी अगर नाम प्रस्तावित कर देती तो उसका समर्थन कर देते, तो इनकी विपक्ष की भूमिका कहाँ रहती है, पहले ये समझाएं जब अपनी बारी आए, ठीक है ना भाई। सत्ता पक्ष के साथ रहना भी आपका धर्म नहीं है, ठीक है ना भाई। आप अपने स्टैंड पे कायम करो, आप अपना स्टैंड बताएं, नहीं तो जितनी भी नीतियां सरकार की उसका समर्थन करना शुरू कर दें। ये कोई बात थोड़ी है भाई। आप योग्यतम व्यक्ति की बात करें प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पद के लिए, आप उसका समर्थन करें। आप ये क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी ने पहले ही नहीं किया, बाद में किया, इस टाइम नहीं किया है? मुहूर्त देख के आप चीजें करेंगे क्या भाई? आपको योग्यतम व्यक्ति की बैक करनी चाहिए। मुझे एक प्रकरण ध्यान में आ रहा है जो मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है, अगर राष्ट्रपति पद के लिए योग्यतम व्यक्ति कोई हुए हैं भारत में तो अब्दुल कलाम जी हुए हैं। भाई उनके जितना कैलिबर का व्यक्ति मुझे नहीं लगता कि हाल फिलहाल में कोई हुआ हो। जब उनकी पहली टेन्योर पूरी हुई, पहला कार्यकाल पूरा हुआ, तो एनडीए के जितने भी घटक थे उनके पास गए थे कि हम आपको दोबारा राष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेट करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने एक ही बात कही थी, अगर मुझे सर्वसम्मति से नॉमिनेट किया जाएगा तो ही मैं चुनाव लड़ूंगा, अन्यथा मैं नहीं लड़ूंगा। तो उस समय कांग्रेस ने उनका समर्थन नहीं किया था भाई, उस समय कांग्रेस को भी आह्वान किया था। तो ये देखो कहने की बातें हैं कि पहले नहीं किया था, बाद में किया था, वो किया था, उन्होंने पहले क्लियर कर दिया था। इस तरह की बचकानी बातें नहीं करनी चाहिए भाई। आपको अगर अपना स्टैंड रखना है तो आप ये कहिए कि हम योग्यतम व्यक्ति का समर्थन करेंगे। इसमें पहले और बाद की बात क्या है? जी गर्ग साहब, अगर आपको इस पर अपनी बात रखनी है तो रखिए, वरना मैं नेहरा साहब से अगला सवाल करूं। देखिए, नेहरा साहब ने जो बात कही मैं इसको नहीं मानता। जब एक हमने कहा कि इसमें कोई राजनीतिक नहीं है, दल विपक्षी सत्ता का मुद्दा नहीं होता। राष्ट्रपति चुनाव मैंने पहले भी कहा, राष्ट्रपति पूरा देश का राष्ट्रपिता होता है। राष्ट्रपति बनने के बाद किसी दल का ठप्पा उसके ऊपर नहीं होता। जब उन्होंने समर्थन मांगा भारतीय जनता पार्टी ने, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने सोनिया गांधी जी से बात की
कि आप हमारा समर्थन कीजिए, राष्ट्रपति चुनाव नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा था कि हम समर्थन के लिए तैयार है, पर आप कैंडिडेट का नाम बताइए। उन्होंने कहा नाम बताएंगे। जब उन्होंने नाम नहीं बताया, जब ममता बनर्जी ने दिल्ली के अंदर मीटिंग रखी, मैं पहले ही बता चुका हूं, सभी दल के विपक्षी नेता वहां इकट्ठे हुए, उन्हें 5 दिन का समय दिया। अगर सर्वसम्मति चुनाव कहाँ जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट बता दे भी ये कैंडिडेट है, और उसके अंदर हम चयन करके सर्वसम्मति कर लेंगे। नहीं 5 दिन के बाद हम अपना कैंडिडेट उतारेंगे, किसी एक को समर्थन देंगे। बात ये है, ये कोई राजनीतिक अखाड़ा नहीं था कि हमने कोई 2 पाले मारने जरूरी है कि संख्या बल है या नहीं है, हमने अपनी ताकत दिखानी है। हमने तो भारतीय जनता पर लड़ाई है मुद्दे की देश हित की बात करेंगे, जनता हित की बात करेंगे तो सरकार का हम समर्थन करेंगे, तो स्टेट की सरकार हो कि केंद्र की सरकार हो। और जो जनता हित के फैसले नहीं होंगे, जनता विरोधी फैसला सरकार लेगी, उसका हम डट के विरोध कर रहे हैं, करेंगे और आगे भी हम करते रहेंगे, इसमें कोई दो। ठीक है चौहान साहब, देखिए आपका विपक्ष कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, सरकार का साथ देने की बात कर रहा है, अगर जनता के समर्थन में कानून लाएंगे तो। सुन पा रहे हैं क्या? जी चौहान साहब, आपकी ऑडियो आ रही है अब। का आज अपने करना क्योंकि इनके गठबंधन की में है और जो बीज कंफ्यूजिंग काल रहे। चौहान साहब रोक रही हूँ क्योंकि आपकी ऑडियो क्लियर नहीं आ रही है सर, उसको दुरुस्त करवा लेते हैं फिर आपके पास आऊंगी। नेहरा साहब, अब क्या माना जाए, अब जो नजरें हैं कहीं ना कहीं वोट मार्जिन पर, प्रतिशत पर रहने वाली हैं? देखिए इसमें मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, लगभग 35 से 50 हजार के आसपास के जो वोटें कम थी जब इन्होंने घोषित किया था उम्मीदवार मुर्मू को। लेकिन बीजू जनता दल के पास पर्याप्त संख्या थी। जैसे ही उन्होंने समर्थन की घोषणा कर दी थी, तय तो उसी दिन हो गया था चुनाव किधर जाएगा, किसके पक्ष में जाएगा। उसके बाद भी कई पार्टियों ने क्रॉस वोटिंग की समाचार सुने हैं, यहाँ तक कि हरियाणा में भी समझा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी में क्रॉस वोटिंग हुई है, ठीक है ना। तो ये चीजें इतना मायने नहीं रखती। हालांकि राष्ट्रपति चुनाव है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं रखेगा भारत की राजनीति में, क्योंकि एक संवैधानिक पद के लिए है, एक अलग ही इसका वो होता है, इसका कोई बहुत ज्यादा ये कहें कि इम्पैक्ट आएगा। हाँ, लेकिन किसी भी पार्टी की दीर्घकालिक जो रणनीति होती है उसका जो रोड मैप होता है वो जरूर परिलक्षित होता है, ठीक है ना, कि उनकी राजनीति किधर जाएगी। हाँ, ये सच बात है भाई, ठीक है, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, लेकिन हाल फिलहाल में जो इनका प्रदर्शन रहा है उससे तो विपक्ष को निराशा ही दिखाई देती है। बाकी जो गठबंधन है, विपक्षी गठबंधन, तो इसके बजाय इनको मजबूती से लड़ना चाहिए था। एक सर्वदलीय बैठक लगातार करती रहनी चाहिए थी। हालांकि साल 6 महीने पहले ही कवायद शुरू हो जानी चाहिए भाई, पूरे देश में जाएं, अपना एजेंडा बताएं भाई, हम क्या चाहते हैं, कैसा राष्ट्रपति चाहते हैं। हाँ। ठीक है ना। तो इस तरह की जब तक ये चीजें नहीं करेंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि ये एक मजबूत विपक्ष दे पाएंगे। देखिए, ये भी मैं बार बार कह रहा हूं कि ये कहना बड़ी बचकानी बात है कि सरकार ने पहले अपना उम्मीदवार नहीं बताया हमें। अबे आपको सरकार से क्या लेना देना? आप योग्यतम व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाने की सिफारिश नहीं करेंगे क्या? आप उसको बनाने की कोशिश नहीं करेंगे क्या? आप सरकार के भरोसे बैठे रहेंगे क्या? सरकार क्या करती है? गर्ग साहब, आप फिर बीच में बोलने लगे। सर अब टाइम कम है, फाइनल कमेंट ले अरे मांगा तो मना कर दो, आप अपना उम्मीदवार क्यों नहीं दोगे? बता दीजिए। ठीक है, रुकिए गर्ग साहब, रुकिए, अभी आपका फाइनल कमेंट से मैं लूंगी, अभी रुक जाइए। तो सरकार मांगे तो क्या कहें? ठीक है, सुन लिया सर, सुन लिया। हमारा क्या जवाब बनता है नेहरा जी? आप इससे सहयोग आप अपने। ठीक है सर, रोक रही हूँ, आप दोनों को रोक रही हूँ। नेहरा साहब, आपको भी रोक रही हूँ। नेहरा साहब, आपका जवाब नहीं, आपका जवाब ये बन, अरे आप सुनो श्रेष्ठी सुनो, इनका जवाब ये बनता है कि आप हमारे उम्मीदवार को समर्थन दो। भाई हमारा उम्मीदवार आपके उम्मीदवार से ज्यादा। चलिए ठीक है सर, टाइम कम है, इसलिए मैं फाइनल कमेंट ले रही हूँ चौहान साहब से, फिर केशव का रुख करूंगी। अपना कैंडिडेट ठीक है गर्ग साहब, ओके सर, अच्छा लगता नहीं। ठीक है सर, ठीक है, मुझे मेरी सुनी जाएगी कि नहीं? बिल्कुल चौहान साहब।
सर आपके पास मैं पहले आई थी, आपका ऑडियो ढंग से नहीं आ रहा था, इसलिए दोबारा मैंने रुक किया नेहरा साहब का। अब आप बात रख सकते हैं सर, फाइनल कमेंट सर आपका। मैं ये कह रहा हूं कि जो गर्ग साहब और उनकी पार्टी की झुंझलाहट है, फ्रस्ट्रेशन है, आज इनको करने दीजिए, कहने दीजिए एक ही बात, गलत तरीके से भी कहने दीजिए, क्योंकि हार रहे हैं और गलत कारणों से हार रहे हैं, तो इनको उस पर कुछ कहना नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ एक दो बातें कहनी है। इन्होंने एक तो जब ये भारतीय जनता पार्टी को दोषी ठहराते हैं सर्वसम्मति से चुनाव न होने के लिए, तो मैं इनको ये कहूंगा कि आपकी जो हालत है वो ये है कि आपके प्रतिपक्षी दल, जिनको आप अपने करीबी मानते हैं, अपने गठबंधन के साथी मानते हैं और कम से कम भाजपा के विरोध में अपना मानते हैं, वे भी आपकी अर्थात कांग्रेस की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। वे कांग्रेस का दिया हुआ कोई कैंडिडेट स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। इस कारण आप लोगों को मजबूरी में घुटने टेकने पड़े और आप केवल द्रौपदी मुर्मू जी के सामने आपको घुटने नहीं टेकने पड़े, आपको तो अपने प्रतिपक्षी, अपने मतलब हमारे प्रतिपक्षी और अपने मित्र दलों के सामने घुटने टेकने पड़े कि भाई तुम ले आओ कैंडिडेट, हम तुम्हारे वाले का समर्थन कर देंगे। तो जो आपकी फजीहत हुई है इस चुनावों में, उसके बाद मुझे यही कहना है कि हमको उपदेश मत दीजिए, खुद मियां फजीहत औरों को नसीहत, ऐसी आपकी स्थिति हो जाएगी। ठीक है, आप चाहकर नहीं, विवशता में सरेंडर मोड पर थे। एक अंतिम बात और, कोई सरेंडर मोड पे नहीं, आप जो है लंबी लंबी बात पे बैठते हैं, आपके पास ही आ रही हूँ, आपके पास ही आ रही हूँ सर, फाइनल कमेंट लेने आपके पास ही आ रही हूँ। गर्ग साहब रुक जाइए, मेरी बात पूरी होने दो, रुकिए रुकिए, मेरी बात पूरी होने दो मिस्टर गर्ग, बदतमीजी मत किया करो, तरीका सीख लो डिबेट का तरीका सीखो मिस्टर गर्ग। बड़े होने का मतलब बदतमीज होना नहीं होता। Stop this nonsense, Mr. Garg. अरे गर्ग साहब ऐसे टाइम नहीं है सर, टाइम नहीं है, रुकिए। ये बदतमीजी है। मैं इनको रोके, इनको म्यूट करिए। बदतमीजी ऑडियो डाउन करवाना पड़ेगा सर, मेरे को फाइनल कमेंट भी नहीं ले पाऊंगी मैं आपका। गर्ग साहब आपका फाइनल कमेंट भी नहीं ले पाऊंगी सर, मैं बदतमीजी की इंतहा है। ऑडियो डाउन करवाना पड़ेगा, आपका फाइनल कमेंट भी नहीं ले पाऊंगी सर मैं। सृष्टि जी एक वाक्य बोलने दीजिए मुझे, एक वाक्य कहने दीजिए सृष्टि जी विनम्रता से। इनका ऑडियो डाउन करिए सर, आप बोलिए ना। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, इस सिद्धांत पर बदतमीज हो क्या? व्हाई डोंट यू स्टॉप? सर मेरे को हम बाकी मेहमान सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास में विश्वास रखते हैं सृष्टि जी। ठीक है सर। हमने समाज के एक वंचित तबके से प्रत्याशी लेकर आए और मैं ये कह रहा हूं आखिर में कि गर्ग साहब को तो ये भी ध्यान नहीं आ रहा कि राष्ट्रपति राष्ट्रपिता नहीं होता। ठीक है, राष्ट्रपिता और राष्ट्रपति में बहुत फर्क होता है। ये बार बार राष्ट्रपति को राष्ट्रपिता कह रहे हैं। ठीक है, क्या चर्चा करेंगे? बिल्कुल सृष्टि, अब लास्ट में दो ही बातें मैं कहना चाहूंगा। सबसे पहले अगर गर्ग साहब कह रहे हैं कि राष्ट्रपति पूरे देश का होता है, तो देश आपकी बात पर भरोसा जब करेगा जब आप ये बात मुख्यमंत्री के लिए और प्रधानमंत्री के लिए भी लागू रखेंगे, वो भी दोनों देश के होते हैं। और वाकई में अगर ऐसा है कि इन्हें भी देश का प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी मान रही है, अपना राष्ट्रपति मानेगी, तो मुर्मू जी के यहाँ 20,000 लड्डुओं के पैकेट बनकर तैयार है। कांग्रेस पार्टी अपने यहाँ भी तैयार रख लें, हम मानेंगे कि राष्ट्रपति सभी का होता है। कांग्रेस पार्टी विपक्ष भी उसे स्वीकार कर रहा है। ठीक है।